जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए ये मॉडल पेपर नंबर 7 है। इससे पहले मैंने 6 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो सभी मित्र क्लास में आ जाएंगे और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने रख देते हैं। मित्र, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या पूछ रहा है? हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है, यह आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, सभी मित्र आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो और कोटिदीजी जो है मित्र, ये सिंध में अवस्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंध्र भोज के नाम से विख्यात कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? आंध्र भोज के नाम से विख्यात कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज जो हैं ये कौन थे? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना, 8 तेलुगु कवि को क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था, जो कि कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 3 आपसे क्या पूछ रहा है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो ये किसने की थी? तो सभी मित्र को पता होना चाहिए किसने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, इसे आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, इसका राइट आंसर बताना है। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंतजलि। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि योग दर्शन के संस्थापक कौन है, पंतजलि, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो मित्र, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति जो है इन्हीं के समय हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। 5 क्वेश्चन जो है मित्र मैंने इतिहास से कंप्लीट कर लिया है। छठा क्वेश्चन जो है ये किससे है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वर्ष 1916-17 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए कौन सा कहा जाए मित्र सत्याग्रह शुरू किया था? वर्ष 1916-17 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए कौन सा संघर्ष किया था, यह आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में कहाँ से भारत वापस लौटे? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को कहा जाए दक्षिण अफ्रीका से अपने इंडिया वापस आए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी वापस अपने भारत आए थे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा है? गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। ऑप्शन क्या होगा मित्र? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका राइट आंसर बताना है। समाचार पत्र केसरी के संपादन किसने किया था? समाचार पत्र केसरी का संपादन जो है ये किसने किया था, यह आपसे पूछ रहा है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बीजी तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्रिका का संपादन किया था।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर बताना है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत जो है ये कहाँ से की थी, यह आपसे पूछ रहा है मित्र। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे बिल्कुल सही बता रहे हो, साबरमती आश्रम से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि किससे है मित्र? जियोग्राफी से संबंधित पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 5 क्वेश्चन जो है मैंने इतिहास से कंप्लीट किया और 5 क्वेश्चन जो है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, यानी 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने है किससे है? जियोग्राफी से है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत केटू गाढ़वी नास्टेन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत केटू गाढ़विनास्टेन जो है ये किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो याद रखना काराकोरम श्रेणी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने समुद्र में दीर्घ ज्वार कब उठता है? समुद्र में दीर्घ ज्वार कब उठता है यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन। बिल्कुल सही हो जाएगा। समुद्र में दीर्घ ज्वार कब उठता है? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने 10 डिग्री चलन किन द्वीप समूहों को जोड़ता है? किन द्वीप समूहों को अलग करता है? तब आप कह सकते थे अंडमान और निकोबार को, लेकिन यहाँ कह रहा है किन द्वीप समूहों को जोड़ता है। जोड़ता है मित्र, तो हम इसे लास्ट में करेंगे। अभी तो मुझे नहीं याद आ रहा है। अगर अलग पूछता तो इसका आंसर बता सकते थे, लेकिन जोड़ता पूछ रहा है, हम बाद में इस क्वेश्चन को देख लेंगे या कल बता देंगे आपको मित्र, याद नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। थालघाट दर्रा निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? थालघाट दर्रा निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है यह आपसे पूछ रहा है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो। तो याद रखना थालघाट दर्रा जो है किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो पश्चिमी घाट में। राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नेक्स्ट आपके सामने भारत के किस नगर में दो रेलवे जोन का मुख्यालय है? किस नगर में, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में कहा जाए 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 जो कि किससे है? कहा जाए भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। किसके अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है? किसके अनुसार बुरी मुद्रा जो है यह अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना ग्रेसम नियम के अनुसार बुरी मुद्रा जो है मित्र यह कहा जाए अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके सामने अर्थशास्त्र में कोर सेक्टर से तात्पर्य है। अर्थशास्त्र में कोर सेक्टर जो है किन्हें कहा जाता है यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना चयनित आधारभूत उद्योग को कोर सेक्टर कहा जाता है मित्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र देखो जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। नहीं आता है तो चाहे आप जितनी देर भी बैठे रहेंगे, ये मैथ और रीजनिंग नहीं है कि इसे आप सॉल्व कर लेंगे सोच समझ कर। आता है तो आप तुरंत आंसर करेंगे, नहीं आता है तो चाहे 1 घंटे 2 घंटे पूरा दिन बैठे रहोगे तब भी आंसर नहीं आने वाला। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या पूछ रहा है? किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता का इष्टतम चयन तथा उसकी कीमत में संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा यह संबंध, फिर खाली स्थान दिया गया है, फलन कहलाता है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मांग। क्या कहलाता है? मांग कहलाता है। किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता का इष्टतम चयन तथा उसकी कीमत में संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा यह संबंध क्या कहलाता है? मांग फलन कहलाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। ये किस सूची से कहा जाए सूचीबद्ध है? भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। ये किस कहा जाए किस सूची से सूचीबद्ध है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सूची से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए 5000 प्लस जीके जीएस क्वेश्चंस की ई बुक जो है लॉन्च कर दी गई है। मात्र 39 रुपये में आप इसे परचेज कर सकते हो और अपने जीके विषय को काफ़ी ज़्यादा कहा जाए मजबूत कर सकते हो। अगर आप इसी ई बुक को पढ़ लेते हैं तो मेरा दावा है कि अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर स्कोर करेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं मित्र तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट आपके सामने है किसी सामान्य वस्तु की मांग में गिरावट उपभोक्ता की आय में फिर खाली स्थान दिया गया है के साथ होती है। फटाफट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि समान वस्तु की मांग में गिरावट उपभोक्ता की आय में गिरावट के साथ होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आ चुका है क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने जो कि भारतीय संविधान से संबंधित पहला क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन जो है मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, 5 जो है मैंने कहा जाए इतिहास से और 5 जो है ये किससे भारतीय अर्थव्यवस्था से और 5 जो है किससे किया मैंने भूगोल से। अब क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? 1976 में। कब मित्र? 1976 में मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास सामने है क्वेश्चन नंबर 22। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है ये नागरिकता से संबंधित है? यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना भाग 2 जो है ये नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? यानी अगर आप भारत में किसी राज्य के राज्यपाल बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? याद रखना है 35 वर्ष। 35 वर्ष होनी चाहिए राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने दोनों के लिए। यानी राज्यपाल बनने के लिए भी और राष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके सामने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना हमारे देश के कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या पूछ रहा है? प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति जो है किसके हाथों में होती है? तो हम कह सकते हैं जनता के हाथों में। किसके मित्र? जनता के हाथों में होती है परम शक्ति प्रस्तावना के अनुसार। ऑप्शन क्या होगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आ चुका है क्वेश्चन नंबर 26 जो कि किससे है? साइंस से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है? जड़ नहीं है की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, कोई भी मित्र गलती नहीं करेगा। तो याद रखना अदरक जो है ये तना है, ये जड़ नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? शायद कल की प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन था तो आप देख लीजिएगा। यानी ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर से देखने पर टैंक कहा जाए पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? कारण बताना है आपको। तो याद रखना अपवर्तन के कारण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने लाल तथा हरे रंग के मिश्रण में कौन सा रंग प्राप्त होता है? यानी लाल रंग में जब हरा रंग मिलाया जाता है तो कौन सा रंग बन जाता है? यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो याद रखना, जब लाल रंग में हरा रंग मिलाया जाएगा तो कौन सा रंग बन जाएगा? पीला रंग बन जाएगा। याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या पूछ रहा है? निम्न में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? वायु प्रदूषक नहीं है की बात कर रहा है मित्र, बताइएगा इसका राइट आंसर। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का, जो भी भाई बहन हमारे बता के नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये वायु प्रदूषक बिल्कुल भी नहीं है, तो बिल्कुल सही बता रहे हो, नाइट्रस ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, परिवर्तित होता है या अपरिमित हो जाता है? यह आपसे पूछ रहा है। 30 का बताइएगा। तब याद रखना, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 है, जो कि सामान्य हिंदी से संबंधित पहला क्वेश्चन है। बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप है। बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बकरी का पुल्लिंग जो आपसे पूछ रहा है मित्र, सॉरी, बकरी का पुल्लिंग जो है आपसे पूछ रहा है तो बकरा होगा। बकरी जो है ये स्त्रीलिंग हो जाएगा और इसका पुल्लिंग जो है ये बकरा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी वाले सभी मित्र हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने, स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। यानी कौन सी पंक्ति है जिसमें सारे पर्यायवाची जो हैं ये स्त्री के दिए गए हैं? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सी पंक्ति में सभी पर्यायवाची जो है स्त्री के हैं? तो याद रखें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, त्रिया, वनिता और नारी। त्रिया, वनिता और नारी जो हैं ये क्या है मित्र? स्त्री या औरत के पर्यायवाची हो जाएंगे। ऑप्शन क्या होगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। त्रिया, वनिता या नारी, ऑप्शन क्या होगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे? रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे? यह आपसे पूछ रहा है। 38 का बताओ राइट आंसर। तो याद रखना, अक्सर ये कवि जो है मित्र ये किसमें रचना किया करते थे? ब्रज भाषा में। किसमें मित्र? ब्रज भाषा में किया करते थे। रसखान जी भी, रहीमदास जी भी और देव और रत्नाकर जी भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट आपके सामने है, यानी आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित मुहावरे को अर्थ के साथ जोड़िए। पहली सूची में मुहावरा दिया गया है, दूसरी सूची में उससे संबंधित अर्थ दिया गया है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसे हम छोटा कर देते हैं और ऑप्शन आपके सामने भी रख देते हैं। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी करवटे बदलना, इस मुहावरे का राइट आंसर क्या होगा? करवट बदलना। इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता है? बेचैनी के कारण न सो पाना। बेचैनी के कारण न सो पाना, यानी एक का क्या होगा? बड़ी ई से मिलान इसका हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या दिया है? कोल्हू का बैल। इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? लगातार काम में लगे रहना। लगातार काम में लगे रहना, यानी दो का छोटी ई हो जाएगा। हवा लगना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता है? यानी असर होना। हवा लगना का अर्थ क्या होता है? असर होना, छोटा आ हो जाएगा। और ठोकरे खाना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता है? मैं कहा जाए धक्के खाना। ठोकरे खाना यानी धक्के खाना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा, यानी 4 का बड़ा आ हो जाएगा। यानी सबसे पहले बड़ी ई, छोटी ई, फिर छोटा आ, बड़ा आ। बड़ी ई, छोटी ई, बड़ा, छोटा आ और बड़ा आ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? समरूपी भिन्नार्थक है, सुनने में समान लगे लेकिन उनके अर्थ जो ये अलग अलग हो, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, अवधि और अवधि और अवधि। अवधि और अवधि, अवधि का अर्थ होता है यानी क्या होता है? समय कहा जाए, समय होता है इसका अर्थ। अवधि का होता है ये एक प्रकार की बोली है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। आप हमारे
यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 के ग्रुप से जुड़े हैं, वहाँ भी आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। मित्र, आज की इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज की ये क्लास जो आपको कैसी लगी, प्लीज मित्र अपना फीडबैक जरूर दिया करो, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मित्र, आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।